नमस्ते बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें, जो कि स्टैंडर्ड 9th की कृतिका जो बुक है उसका पाठ है। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। इस पाठ में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह लेखिका के जो परिवार में पीढ़ियां हैं, उन सब में जो औरतों की क्वालिटी है, उनकी आजाद ख्यालात हैं उनकी औरतों के, उनके परिवार में। यहाँ तक कि उनकी दादी नानी से लेकर अ, उनकी पीढ़ी तक की औरतों की बात उन्होंने की है कि किस तरह उनके परिवार की औरतों का करेक्टर था, नेचर था और आजाद ख्याली थी। आइए पढ़ते हैं आगे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। जैसे कि लेखिका ने बताया कि उनके घर में उनकी परदादी ने मन्नत मांगी कि उनके पहले बहू के पहले लड़की ही होनी चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि उनके परिवार में लड़कियों को कभी भी हीन भावना से नहीं देखा गया था। तो इस तरह से उनके परिवार में सभी औरतें आजाद ख्यालात थीं। उसी परंपरा को आगे रखते हुए इनकी चारों बहनें भी, अर्थात 5 लड़कियां हुई इनकी माँ को, वो सब अपनी लीक पर चलने से इनकार की रही। तीनों ही, पांचों ही बहनें जो थीं वो आजाद ख्यालात थीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। लेखिका बता रही हैं कि मेरी जो बड़ी बहन थी जिनको कि मन्नत मांग के लिया गया था, उन्होंने अ, अपना शादी के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और उनका नाम मंजुल भगत हो गया। अब ये एक जो वुमेन्स लिबरेशन में एक पॉइंट ये भी आ रहा है, आज तक भी कई बार ये बड़ा इस पे विवाद हो जाता है कि शादी के बाद औरतों को अपना सरनेम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। कई लोग इसे अ, आजा तो कई बार औरतों का जो सरनेम बदलना है उस पर काफी विवाद हो जाता है। लेकिन ये लिख रही हैं कि हम लोग भले ही कितने ही आजाद ख्याल थे, लेकिन हम लोगों को जैसे लेखिका ने अपने लिए भी लिखा है कि मेरा शादी के पहले का नाम मैंने चेंज करके मृदुला गर्ग जो था उनका सरनेम चेंज हुआ। तो उन्हें इस बात में कोई बुराई नजर नहीं आती थी, उन्हें कोई हीन भावना नहीं लगती थी कि उन्होंने अपने पति का सरनेम रख लिया है। तो इससे कुछ आजाद ख्याल जो है वो दिमाग के होते हैं, नाम रखने से नहीं होते हैं, ऐसा लेखिका का कहना है। कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात में, वो बहुत आजाद ख्याल थी और उन्हें पति का सरनेम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कह रही हैं कि व्यंग कसते हुए कह रही हैं कि हमारे घर में तो नारीवाद का चलन उनकी माँ और नानी से ही था। लेकिन वो बता रही हैं कि जो नारीवाद, जो वुमेन लिबरेशन का मूवमेंट चालू हुआ था वो 1960 में हुआ था, जब हमने लिखना शुरू किया था उससे थोड़े ही पहले। अर्थात वो कह रही है वुमेन्स लिबरेशन का हमारे ऊपर कोई असर नहीं था, हम लोग खुद ही आजाद ख्यालात थे। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज अ, उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पर पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो? नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब भी नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। अर्थात लेखिका कह रही हैं कि सरनेम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, उससे व्यक्तित्व पे क्या असर पड़ सकता है, उन्हें नहीं समझ में आता है कि आज तक उनके पास इस बात का कोई, मन्नू भंडारी जो एक और
अ बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं हिंदी की। उनका हवाला देकर पूछा जाता था कि आप लोग क्यों नाम क्यों बदल लेते हैं अपना? आप लोग तो नारीवाद की लेखिकाएँ हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहती हैं आज तक भी हमारे पास इसका जवाब नहीं है। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा कि हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी, 5वीं बेटियाँ हुईं, तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक-एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फँसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक़्त के बदलाव की राज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हज़म करने में मुझे काफ़ी वक़्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे, कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो-चार नहीं होना पड़ता। ख़ैर मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनीं। अब लेखिका जो हैं वो अपनी और अपनी बहनों की बातें बता रही हैं। अभी तक उन्होंने अपनी नानी, परदादी, दादी और अपनी माँ के बारे में बताया था। अब वो अपनी बहनों के बारे में, अपने बारे में बता रही हैं कि किस तरह उनकी 5 बहनों ने जब 2-3 बहनों ने शादी की तो उन्होंने अपने नाम नहीं बदले। किस तरह उन्होंने शादी के बाद अपना लेखन का कार्य शुरू किया और क्योंकि उनके पिताजी ने सबके 2-2 नाम रखे हुए थे, तो लोग उनसे कहते थे कि क्या आपका दिल नहीं भरा है जो इतनी बेटियों के बाद भी आप फिर उनके 2-2 नाम भी रख रहे हैं? उनका एक भाई भी हुआ राजीव जो कि लेखक बना बाद में और उनकी छोटी बहन अचला बनी। उनकी 2 बहनें बीच की जो थीं वो लेखिका नहीं बनी और वो कहती थी क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। इसी तरह उनकी ससुराल में जो लेखिका हैं मृदुल गर्ग, उनके ससुराल में कोई भी उनके उपन्यास या कहानियाँ नहीं पढ़ता था। इस बात को वो पहले उन्हें बुरा लगता था, लेकिन बाद में उन्हें इसका फ़ायदा नज़र आने लगा कि कम से कम उनको घर में कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता था। आलोचना मतलब क्रिटिसिज़्म। तो उन्हें बाद में ये अच्छा लगा कि चलो कम से कम घर के लोग नहीं पढ़ते हैं, तो उनको कम से कम नहीं तो उनकी घर के कामों के अलावा उनके लेखन की भी क्रिटिसाइज़ करते रहते, तो वो और परेशान हो जाती। तो अच्छा ही है कि कोई उनके घर के लोग उनकी किताबें नहीं पढ़ते। अब वो अपनी दूसरी बहनों की बात बता रही हैं। जो बनी, उन्हें साँस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, "कोई दम नहीं घुटता, साँस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है।" पर यहाँ तो हम शेर, तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा-सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थीं, पर पिता काफ़ी कुढ़ते-भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे-पीछे पसीने में तरबतर खारमा-खारमा। वो अपनी बहनों की बात बता रही हैं कि जब इनकी जो बड़ी बहनें थी, जो लेखिका थीं, वो तो अपने ढंग की ही थीं, अपने ही हिसाब से लिखती थीं। जो उनकी गैर लेखिका बहनें थीं, वो तो और उनसे भी सवा-सेर थीं। अर्थात वो भी अपने हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत करती थीं। लेखिका बता रही हैं कि जो चौथे नंबर पे उनकी बहन थी रेणु, उसका आलम ये था कि जब गर्मी की दोपहर में स्कूल वापसी पर उनके पिताजी उनके लिए लेने के लिए कार बैठते थे, गाड़ी भेजते थे कि आधे रास्ते से उनको ले आओ, बस अड्डे तक वो बस से आती थीं और उसके बाद उनके पिता गाड़ी भेजते थे कि इनको गाड़ी से घर ले आओ, धूप है। तो जो रेणु थी वो बैठने से इनकार कर देती। उसको लगता था कि ये सामंतशाही का प्रतीक है। उसे लगता था 5-10 मिनट पैदल चलना तो उसके लिए गाड़ी क्यों भेजना चाहिए, ये तो अमीरी दिखाने का एक साइन है। तो
लेखिका लिखती हैं कि वो था भी और पिता जो थे उनका एक प्यार भी होता है कि बच्चियाँ पैदल ना आएँ, धूप में ना करें बच्चे। और दूसरी उनकी समस्या थी कि वो चाहते थे कि जैसे रसोइया जो है वो बच्चे घर आएँ तो जल्दी-जल्दी खाना खा के बच्चों को वो फ्री हो जाए, तो उनका काम कम हो जाएगा। और उनकी माँ जैसा कि पहले ही पता है कि घर के कामों में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थीं और उनके पिता की ही ब ज़िम्मेदारी थी बच्चों को देखना। तो वो जब देखते कि एक बेटी तो उनकी गाड़ी में चली आ रही है और दूसरी बहुत पीछे धीरे-धीरे पसीने में तरबदर धूप में चलती आ रही है, तो वो बहुत परेशान होते। बचपन में एक बार चुनौती जीने दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। बता रहे हैं कि उसका दृढ़ निश्चय इतना था कि एक बार किसी ने उन्हें चुनौती दी थी कि जनरल थिमैया जो आर्मी के बहुत बड़े अफ़सर थे उस समय, उनको उनका पत्र लिखकर उनको फ़ोटो मँगवाओ। तो उसने सच में उनको पत्र लिखा था और उनका फ़ोटो मँगवा लिया था, जो कि एक मोटरसाइकिल वाला आके कोरियर उनको हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी काफ़ी परहेज था। स्कूल तो जैसे-तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई, तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूँगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ, कोई फ़ायदा है वरना नहीं। हमने तरह-तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज़्ज़त से देखेंगे, वगैरह-वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा न रेणु को, न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ-बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मज़ाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हँसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ये अपनी बहन का छोटी बहन के बारे में बता रही हैं रेणु, जो कि पढ़ाई में भी बिल्कुल उनका मन नहीं लगता था। तो वो बीए का वो उन्हें स्कूल एग्ज़ाम्स का कोई औचित्य नहीं समझ में आता था, वो बीए नहीं करना चाहती थीं। लेकिन पिता के ज़ोर देने पर उन्होंने बीए किया, लेकिन केवल पास होने लायक नंबरों से। और वो लेखिका बताती है कि वो किस तरह से सच बोलना बहुत पसंद करती थी। तीसरे नंबर पर चित्रा है, वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके कम अंक और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे, पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक़्त आया, तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी, तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ-बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है, करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली ही मुलाकात में हथियार डाल दिए। अब जो लेखिका है वो अपने तीसरे नंबर की बहन चित्रा के बारे में बता रही हैं, जो कि अपने पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाती रहती थीं और इसी वज़ह से उनके पढ़ाई में कम नंबर आते थे। लेकिन उनके यहाँ क्योंकि नंबरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जो जैसे जीवन जीना चाहता था उसको आज़ादी थी। तो जब उसकी शादी का वक़्त आया उसने उस समय ये बोल दिया कि उसने लड़का पसंद कर लिया है और वो उसी से शादी करेगी। आप समझ सकते हैं कि कितने आज़ाद ख़यालात के लोग रहे होंगे क्योंकि या आज तक भी लव मैरिज करना, लड़की अगर अपनी पसंद से शादी करे तो घरों में काफ़ी अ, विवाद हो जाते हैं। तो अ, लेखिका बता रही हैं कि उसने अपनी पसंद से शादी की। अब आगे वो अपनी छोटी बहन की बात बता रही हैं। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ रही थी। पिता का कहना मान पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर-बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पास करते ही लिखने का रोग लगा लिया। अर्थात उसने काफ़ी पढ़ाई-लिखाई की और शादी भी की, पर आखिर में वो भी लेखिका बन गई। एक बात हम में एक सी रही, घर-बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो,
उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की, उसे कायम रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरत चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका बताती हैं कि वो भले कितनी आजाद ख्यालात हों, पर उन्होंने अपनी शादी को कभी टूटने नहीं दिया। विवादों के चलते भी अपनी शादी को कायम रखा। और उन्हें ये पता था कि क्योंकि हर किसी से समझौता, शादी जो है वो एक समझौते की तरह ही होती है। उसमें आपको सहन करना ही पड़ता है। तो चाहे कितने भी मर्द बदल भी जाए, अर्थात अगर हस्बैंड दूसरा भी किसी से शादी की जाए तो उससे भी कुछ ना कुछ समझौता करके ही चलना पड़ता है, क्योंकि हर मनुष्य अलग-अलग स्वभाव संस्कार से आता है। तो इस तरह से लेखिका बताती हैं कि वो भले ही कितनी आज़ाद ख़्यालात क्यों ना हो, पर वो शादी को परंपरागत तरीके से ही चलाना पसंद करते थे। अब लेखिका अपनी बात बता रही हैं कि शादी के बाद वो डालमिया नगर बिहार में गईं, जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा पति-पत्नी और मर्द-औरतों को अलग-अलग रखा जाता था। वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ाती थी, वहाँ की नौकरी छोड़कर एक छोटे से शहर में गईं, जहाँ उनको नाटकों में भी अभिनय करने का बहुत शौकीन थी। तो मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे। पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी अपनी रिक्वेस्ट जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, पर 100% सच। सच के आगे सर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। लेखिका यहाँ बता रही हैं कि किस तरह उन्होंने एक छोटे से शहर में पहले एक कॉन्वेंट को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत उनसे मिन्नतें की कि उनका कोई स्कूल खोल दें वो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी तो उन्होंने मदद नहीं की। तब लेखिका ने कुछ लोगों की मदद से मिलकर वहाँ पे एक छोटा प्राइमरी स्कूल खोला और अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाया। इस तरह से लेखिका अपने जिद्दीपने को बता रही हैं। पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने के बाद भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थीं। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई।
रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल मतलब प्रॉपर आंसर किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी भरा था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल मतलब कोई भी अफसोस नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर वापस पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो ये लेखिका कह रही हैं, जो वो खिसका हुआ कह रही हैं वो बार बार, क्योंकि वो लीक से हट कर सोचते थे। उनके घर की सभी औरतें जो थी, उनकी बहनें हो या उनकी माँ हो, नानी हो, दादी हो, परदादी हो, वो सब उनकी अपनी एक खासियत थी, उनका एक करेक्टर था जिसको उन्होंने कायम रखा था। किसी भी समय में अपने घर के जो उनके मर्द थे, उनके घर के जो पुरुष थे, उन्होंने उन्हें बहुत आजादी दी थी, उन्हें सम्मान था प्राप्त था, और अपने घर में आजादी प्राप्त थी कुछ भी करने की। तो लेखिका अपनी छोटी बहन की बात बता रही है कि किस तरह उन्होंने 1950 में जब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी, बहुत बारिश हुई थी, सब बंद था, और उनकी बहन को लग रहा था कि उन्हें स्कूल तो जाना ही चाहिए, तो बस नहीं आई, तो वो अकेले ही पैदल स्कूल चली गई थी 2 किलोमीटर। 2 मील चल के पहुंची। सबने घर में मना किया था कि बंद है स्कूल, ऐसी बारिश में कहाँ खुलेगा, लेकिन उनको वो जो कह रही है कि खिसका हुआ था, तो थोड़ी सनकी थी, या कह सकते हैं कि जिद की पक्की थी। तो उन्होंने वो गई, अपना स्कूल बंद देकर वापस आ गई। तो लेखिका कहती हैं कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, और किस तरह निपट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, इसका मजा ही कुछ और है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह लेखिका अपने समय में अपने आसपास अपने से छोटी और अपने से बड़ी औरतों के करेक्टर को समझा रही हैं, कितनी खूबसूरत भाषा में अपने संस्मरणों के जरिए वो उस समय के माहौल को, जब आजादी के समय हमारे भारत देश में स्त्रियों की कैसी दशा थी, ये हम जान सकते हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों को हमेशा ही रिस्पेक्ट दी गई है घरों में। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों, मैं इसीलिए एक्सप्लेन करती हूँ पूरा पाठ अच्छे से, कि आप उसका भावार्थ समझ सकें और क्वेश्चन आंसर्स अपनी भाषा में लिख सकें। इसके उत्तर जो हैं क्वेश्चंस के, वो आप खुद लिख सकें। इसीलिए मैंने अभी क्वेश्चन आंसर्स इसमें ऐड नहीं किया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी प्रश्न के उत्तर में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे भी डिस्कस करूंगी। थैंक यू वेरी मच।